आज हम फरवरी 2026 के उन करंट अफेयर्स की गहराई में उतरेंगे जो एसएससी, रेलवे और दूसरे सरकारी इम्तिहानों के लिए आप कह सकते हैं बेहद ज़रूरी हैं। हमारे पास केंद्रीय बजट 2026 की कुछ मुख्य बातें हैं, भारत अमेरिका व्यापार पर एक बड़ी खबर है, टेक्नोलॉजी में क्या हो रहा है और कुछ ज़रूरी तारीखें भी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। और हमारा मकसद सिर्फ खबरें बताना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि इनसे परीक्षा में सवाल कैसे बन सकते हैं। हम हर टॉपिक के साथ उससे जुड़े स्टैटिक जीके के फैक्ट्स को भी जोड़ते चलेंगे ताकि तैयारी पूरी हो। तो फिर शुरुआत सबसे बड़ी खबर से करते हैं, केंद्रीय बजट 2026-27। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को अपना बजट पेश किया और ये उनका लगातार 9वां बजट था। जी, लगातार 9वां, ये अपना आप में एक रिकॉर्ड है। और एक मजेदार बात यह भी है कि इस बार बजट रविवार को पेश हुआ। ये तो बहुत कम होता है। हाँ, ये बहुत कम होता है, लेकिन अगर हम परीक्षा के नजरिए से देखें तो एक आंकड़ा है जो सबसे ज्यादा जरूरी है, वो है पब्लिक कैपिटल एक्सपेंडिचर, मतलब केपेक्स। केपेक्स। सरकार ने इस साल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी चीजों पर खर्च करने के लिए 12 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का प्रावधान रखा है। 12 लाख करोड़, ये आंकड़ा सुनने में तो बहुत बड़ा लगता है भी। लेकिन इसे समझने के लिए क्या हम इसकी तुलना पिछले साल से कर सकते हैं? ये कोई बहुत बड़ा उछाल है? बहुत अच्छा सवाल है। ये पिछले साल के मुकाबले लगभग 15.5% ज्यादा है। ये दिखाता है कि सरकार का फोकस पूरी तरह से देश में सड़कें, बंदरगाह, रेलवे लाइन, मतलब एसेट क्रिएशन पर है। अच्छा, आपने एसेट क्रिएशन कहा, तो क्या आप कैपेक्स और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का फर्क थोड़ा आसान शब्दों में समझा सकती हैं? यह हमेशा कंफ्यूज करता है। जरूर। देखिए, कैपेक्स यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर वो खर्च है जिससे देश की कोई संपत्ति बनती है जो आगे चलकर कमाई देगी, जैसे कोई नई फैक्ट्री लगाना। वहीं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब रोजमर्रा के खर्चे, जैसे सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह या सब्सिडी देना। समझ गया। तो ज्यादा कैपेक्स का मतलब है भविष्य के लिए निवेश। लेकिन इस बड़े निवेश के बीच जो आम टैक्स पेयर है उसके लिए क्या रहा? इनकम टैक्स में कोई राहत? देखिए, सीधी राहत की बात करें तो इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। कोई बदलाव नहीं? जी, टैक्स की दरें वही हैं जो पहले थी। सरकार का शायद ये तर्क है कि कैपेक्स पर इतना खर्च करने से जो नौकरियां पैदा होंगी उसका फायदा आखिर में सबको मिलेगा। मतलब कोई सीधी छूट नहीं, लेकिन अर्थव्यवस्था को मजबूत करने पर जोर है। अच्छा, मैंने सुना है कि शेयर बाजार से जुड़ा कोई छोटा सा बदलाव हुआ है। हाँ, एक छोटा लेकिन महत्वपूर्ण बदलाव है। फ्यूचर्स ट्रेडिंग पर एसटीटी यानी सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स बढ़ाया गया है। एसटीटी? जी, एसटीटी एक तरह का टैक्स है जो शेयर खरीदने या बेचने पर लगता है। और फ्यूचर्स ट्रेडिंग मतलब भविष्य की किसी तारीख पर सौदा आज ही तय कर लेना। तो ये आम निवेशक के लिए नहीं है? नहीं, ये एडवांस ट्रेडर्स के लिए है। आम निवेशक पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। ठीक है। तो कैपेक्स और टैक्स के अलावा बजट के 4 मुख्य फोकस क्षेत्र कौन से थे? 4 मुख्य स्तंभ हैं। पहला, जैसा हमने कहा, इंफ्रास्ट्रक्चर। दूसरा है एमएसएमई यानी छोटे और मध्यम उद्योग। एमएसएमई। इनके लिए करीब 10,000 करोड़ का एक सपोर्ट फंड बनाया गया है। तीसरा है हेल्थ केयर और बायोफार्मा। और चौथा, जो मुझे बहुत दिलचस्प लगा, वो है कृषि में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, खास तौर पर एआई आधारित सलाहकार सेवाएं। कृषि में एआई, ये सुनने में तो बहुत भविष्य की बात लगती है। इसका किसानों को असल में क्या फायदा होगा? सोचिए, एक किसान को अपने फोन पर एआई के जरिए ये सलाह मिले कि मौसम कैसा रहेगा, कौन सी फसल बोनी चाहिए, कब खाद डालनी है। सही बात है। इससे उनकी उपज बढ़ेगी और नुकसान कम होगा। ये विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम हो सकता है। बिल्कुल। तो अगर इस पूरे बजट को परीक्षा के लिए 3-4 लाइनों में समेटना हो तो क्या याद रखें? सबसे पहले तारीख 1 फरवरी, दूसरा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, तीसरा कैपेक्स का आंकड़ा 12 लाख करोड़ से ज्यादा। ठीक है। और 2 स्टैटिक फैक्ट्स जो हमेशा काम आते हैं। भारत का पहला पेपरलेस बजट साल 2021 में आया था। 2021 में? और बजट को वित्त मंत्रालय का आर्थिक मामलों का विभाग, मतलब डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, तैयार करता है। ये सीधे सीधे सवाल बन सकते हैं। बेहतरीन। तो बजट में देश को अंदर से मजबूत करने की बात हुई, लेकिन अर्थव्यवस्था के लिए अच्छे अंतर्राष्ट्रीय संबंध भी जरूरी हैं। और इसी से जुड़ी एक बड़ी खबर अमेरिका से आई है। बिल्कुल। भारत और अमेरिका के बीच एक बहुत महत्वपूर्ण ट्रेड डील हुई है। इसमें अमेरिका ने स्टील और एल्यूमिनियम समेत कई भारतीय वस्तुओं पर लगे अतिरिक्त टैरिफ यानी शुल्क को कम करने का फैसला किया है। अच्छा, तो इसका मतलब है कि हमारा सामान अमेरिकी बाजार में अब सस्ता हो जाएगा।
एकदम। इससे हमारे निर्यातकों को बड़ा बूस्ट मिलेगा और मेक इन इंडिया को भी बल मिलेगा। ये तो बहुत अच्छी खबर है। जी, लेकिन इसी से जुड़ा एक और पहलू है, भारतीय रुपए की कीमत। विशेषज्ञों का मानना है कि 2026 में रुपया थोड़ा दबाव में रह सकता है। और यहीं पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई की भूमिका आती है ना? बिल्कुल। हम हमेशा सुनते हैं कि आरबीआई ने हस्तक्षेप किया, लेकिन क्या आरबीआई सच में रुपए को गिरने से पूरी तरह रोक सकता है? ये एक बहुत बड़ा भ्रम है। आरबीआई का काम रुपए की कीमत को किसी एक लेवल पर फिक्स करना नहीं है, बल्कि उसमें होने वाले बेतहाशा उतार चढ़ाव को रोकना है। मतलब स्टेबिलिटी लाना। सही पकड़ा। जब रुपया बहुत तेजी से गिरने या चढ़ने लगता है, तो आरबीआई बाजार में डॉलर खरीदकर या बेचकर उस गति को धीमा करता है। लक्ष्य स्थिरता लाना है, कीमत तय करना नहीं। तो परीक्षा के नजरिए से आरबीआई के बारे में कौन से स्टैटिक फैक्ट्स हमें पता होने चाहिए? सबसे बेसिक, आरबीआई भारत का केंद्रीय बैंक है। इसका मुख्यालय मुंबई में है और एक सलाह है कि परीक्षा से ठीक पहले मौजूदा आरबीआई गवर्नर का नाम जरूर देख लें। ठीक है। अब व्यापार और रुपए की इस दुनिया से उस क्षेत्र की ओर चलते हैं जो भारत की नई पहचान बन रहा है, टेक्नोलॉजी। भारत में एक अंतर्राष्ट्रीय एआई और फिनटेक मीट हुई। और ये वाकई बहुत बड़ी बात है। ये कोई छोटी मोटी कॉन्फ्रेंस नहीं थी। 24 देशों से 1700 से ज्यादा प्रतिनिधि इसमें आए। 24 देशों से? जी। कुछ साल पहले तक ऐसी कॉन्फ्रेंस के लिए हम सिंगापुर या दुबई का नाम सुनते थे। अब दुनिया भारत आ रही है ये समझने के लिए कि हमने डिजिटल पेमेंट और फिनटेक में ये क्रांति कैसे की। और जब हम इस क्रांति की बात करते हैं तो 3 नाम तुरंत दिमाग में आते हैं, यूपीआई, आधार और डिजिटल इंडिया मिशन। बिल्कुल। हम में से कई लोगों के लिए यूपीआई सिर्फ चाय के पैसे देने का एक तरीका है। ये इतना खास क्यों है कि दुनिया भर के लोग इसे समझने आ रहे हैं? इसकी खासियत, इसकी सादगी और इसका पैमाना है। यूपीआई ने किसी भी बैंक के खाते से किसी भी दूसरे बैंक के खाते में तुरंत पैसा भेजना मुमकिन कर दिया, वो भी बिना किसी खास चार्ज के। हाँ, ये तो है। अमेरिका और यूरोप में भी ऐसा सिस्टम इतने बड़े पैमाने पर मौजूद नहीं है। और इस पूरे सिस्टम की नींव है आधार, जो दुनिया का सबसे बड़ा बायोमेट्रिक पहचान सिस्टम है। तो हम अपनी टेक्नोलॉजी को अब दुनिया के सामने पेश कर रहे हैं और साथ ही पारंपरिक कूटनीति को भी मजबूत कर रहे हैं। प्रधानमंत्री की मलेशिया यात्रा शायद इसी का एक उदाहरण है। जी, 7-8 फरवरी को हुई ये यात्रा रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण थी। इसका मुख्य एजेंडा भारत आसियान संबंधों को नई ऊर्जा देना था। आसियान? हाँ, और मलेशिया आसियान का एक बहुत प्रभावशाली सदस्य है। जब हम आसियान की बात करते हैं तो अक्सर व्यापार का जिक्र होता है। क्या इस यात्रा में सुरक्षा पर भी बात हुई? हाँ, और यही इस यात्रा की खास बात थी। व्यापार के अलावा 2 और मुख्य क्षेत्रों पर फोकस था, सुरक्षा, खासकर समुद्री सुरक्षा, और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में सहयोग। इंडो पैसिफिक, ये शब्द आजकल बहुत सुनने को मिलता है। क्या आप इसे आसान शब्दों में समझा सकती हैं? जरूर। जब हम इंडो पैसिफिक कहते हैं तो हमारा मतलब हिंद महासागर से लेकर प्रशांत महासागर तक फैले विशाल समुद्री इलाके से है। अच्छा। ये दुनिया का सबसे व्यस्त समुद्री व्यापार मार्ग है और चीन के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए इस क्षेत्र में भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और आसियान देशों के बीच सहयोग बहुत जरूरी हो गया है। समझ गया। तो ये एक तरह से संतुलन बनाने की कोशिश है। अब इस टॉपिक से जुड़े वो स्टैटिक फैक्ट्स बताइए जो सीधे परीक्षा में आ सकते हैं। 3 फैक्ट्स तो रट लीजिए। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर। कुआलालंपुर। मलेशिया की मुद्रा मलेशियन रिंगिट। और आसियान का मुख्यालय जकार्ता, इंडोनेशिया में। ये तीनों सवाल कई बार पूछे जा चुके हैं। चलिए अब कुछ और जरूरी घटनाओं पर एक नजर डालते हैं। संस्कृति और खेल से जुड़ी हुई उदयपुर वर्ल्ड म्यूजिक फेस्टिवल ने अपनी 10वीं वर्षगांठ मनाई। हाँ, और ये फेस्टिवल अब सिर्फ संगीत का कार्यक्रम नहीं रहा, ये सॉफ्ट पावर का एक बेहतरीन उदाहरण बन गया है। सॉफ्ट पावर, ये भी एक दिलचस्प शब्द है। इसका क्या मतलब है? सॉफ्ट पावर का मतलब है किसी देश को सैन्य या आर्थिक दबाव से नहीं, बल्कि अपनी संस्कृति, अपने विचारों के आकर्षण से प्रभावित करना। अच्छा। बॉलीवुड, योग और उदयपुर जैसा म्यूजिक फेस्टिवल, ये सब भारत की सॉफ्ट पावर के हिस्से हैं। बहुत खूब। खेलों की बात करें तो उत्तराखंड के औली में विंटर गेम्स हुए। जी, औली को भारत में स्कीइंग के एक प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। और शतरंज की दुनिया से भी एक अपडेट है। अर्जुन एरिगेसी FIDE रैंकिंग में भारत के नंबर 1 खिलाड़ी बने हुए हैं। और अब आते हैं उन 2 तारीखों पर जो परीक्षा में लगभग पक्का पूछी जा सकती हैं, 1 फरवरी और 2 फरवरी। बिल्कुल,
1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक स्थापना दिवस यानी इंडियन कोस्ट गार्ड रेजिंग डे मनाया जाता है। और ये साल इसलिए खास है क्योंकि तटरक्षक बल की स्थापना 1977 में हुई थी और 2026 में ये अपनी 50वीं वर्षगांठ मना रहा है। ओहो, 50वीं? तो ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल बन जाता है। ये बिल्कुल गोल्डन जुबली है। और 2 फरवरी? 2 फरवरी को होता है विश्व आर्द्रभूमि दिवस यानी वर्ल्ड वेटलैंड्स डे। ये दिन रामसर कन्वेंशन से जुड़ा है जिस पर 1971 में ईरान के रामसर शहर में हस्ताक्षर हुए थे। रामसर कन्वेंशन? जी। इसका उद्देश्य दुनिया भर की आर्द्रभूमियों मतलब वेटलैंड्स जैसे तालाब, झीलें, इनको बचाना है। इन्हें धरती की किडनी भी कहा जाता है। तो चलिए अब एक सुपर फास्ट रिवीजन करते हैं। मैं सवाल पूछूंगा और आप तेजी से सिर्फ जवाब दीजिएगा। तैयार है? बिल्कुल तैयार। केंद्रीय बजट 2026 किसने पेश किया? निर्मला सीतारमण। भारतीय तटरक्षक बल अपनी कौन सी वर्षगांठ मना रहा है? 50वीं। उत्तराखंड में शीतकालीन खेल कार्निवल का आयोजन स्थल? ओली। विश्व आर्द्रभूमि दिवस के सम्मेलन से जुड़ा है। रामसर कन्वेंशन 1971। आसियान का मुख्यालय कहाँ है? जकार्ता। और आखिर में फरवरी 2026 तक भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी कौन है? अर्जुन एरिगेसी। शानदार। तो ये थी फरवरी 2026 की कुछ सबसे अहम घटनाओं की एक गहरी पड़ताल, खासतौर पर परीक्षा के नजरिए से। हमने बजट के आंकड़ों से लेकर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की बारीकियों तक सब कुछ कवर किया। रात भर पढ़ रहे हो, फिर भी सिलेबस खत्म ही नहीं हो रहा। मेहनत बहुत है, लेकिन रिजल्ट नहीं। कभी YouTube, कभी रील्स, कभी इधर-उधर के नोट्स और पूरा दिन बर्बाद। अब मिलेगी पूरी तैयारी सिर्फ एक ऐप में। PDF नोट्स, माइंड मैप्स, शॉर्ट ट्रिक्स, सब कुछ रेडी। अब पढ़ाई नहीं, AI के साथ स्मार्ट लर्निंग। डेली मॉक टेस्ट, असली एग्जाम जैसी प्रैक्टिस। जब तैयारी सही दिशा में होती है तो सिलेक्शन पक्का होता है। SSC गुरु टॉक्स ऐप डाउनलोड करो और अपनी सिलेक्शन फिक्स करो अभी। हमारे पास 2 फरवरी 2026 के कुछ महत्वपूर्ण अपडेट्स हैं, तो चलिए इन्हें एक एक करके समझते हैं। बिल्कुल। और आज का मकसद सिर्फ तथ्य रटना नहीं है बल्कि उनके पीछे की कहानी और उनके आपसी कनेक्शंस को समझना भी है, ताकि वो लंबे समय तक याद रहें। जी, ताकि ये जानकारी सिर्फ परीक्षा तक ही नहीं बल्कि लंबे समय तक याद रहे। तो शुरुआत पर्यावरण से करते हैं। सही कहा। तो सबसे पहले 2 फरवरी, जिसे विश्व आर्द्रभूमि दिवस यानी वर्ल्ड वेटलैंड्स डे के रूप में मनाया जाता है। अब ये तारीख परीक्षाओं के लिए इतनी खास क्यों है? ये तारीख इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी दिन 2 फरवरी 1971 को ईरान के शहर रामसर में एक बहुत ही अहम अंतर्राष्ट्रीय संधि को अपनाया गया था। अच्छा, रामसर कन्वेंशन, मैंने इसके बारे में सुना है। जी हाँ, रामसर कन्वेंशन ये एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जो आर्द्रभूमियों यानी वेटलैंड्स के संरक्षण और उनके समझदारी से उपयोग पर जोर देती है। और इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य क्या रहता है? और क्या 2026 के लिए कोई खास थीम भी है? इसका मुख्य उद्देश्य है वेटलैंड्स को बचाना, उनकी जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी की सुरक्षा करना और जलवायु को नियंत्रित करने में उनकी जो भूमिका है उसके बारे में जागरूकता फैलाना। और हाँ, 2026 की थीम बहुत ही दिलचस्प है, आर्द्रभूमि और पारंपरिक ज्ञान। वेटलैंड्स एंड ट्रेडिशनल नॉलेज, ये तो बहुत दिलचस्प है। जी, ये इस बात पर जोर देती है कि पर्यावरण संरक्षण में स्थानीय समुदायों का जो सदियों का ज्ञान है वो कितना महत्वपूर्ण है। ये तो बहुत गहरी बात है। अब कुछ ऐसे सीधे तथ्य बताइए जो मतलब वन लाइनर के तौर पर परीक्षा में आ सकते हैं। जरूर। सबसे पहले तो यही याद रखें, रामसर कन्वेंशन ईरान में साइन हुआ था। शहर का नाम था रामसर। ठीक है, ये याद रहेगा। दूसरा, भारत की पहली रामसर साइट्स कौन सी थीं? ये सवाल अक्सर पूछा जाता है। हाँ, ये मैंने देखा कई बार। ये थी चिल्का झील जो ओडिशा में है और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में। और वेटलैंड्स के महत्व से जुड़े कुछ स्टैटिक जीके पॉइंट्स, मतलब ये इतने जरूरी क्यों हैं? हाँ, ये भी बहुत जरूरी है। देखिए, वेटलैंड्स प्राकृतिक बाढ़ नियंत्रण प्रणाली की तरह काम करते हैं। मतलब एक स्पंज की तरह? बिल्कुल, वो पानी सोख लेते हैं और ये कार्बन सिंक होते हैं। कार्बन सिंक यानी ये कार्बन सोखते हैं? जी, ये वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड सोखते हैं और हाँ,
प्रवासी पक्षियों के लिए तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण निवास स्थान है। अच्छा, स्टैटिक जीके के नजरिए से देखें तो भारत का सबसे बड़ा वेटलैंड कौन सा है? वो सुंदरबन है, और एक प्रसिद्ध पक्षी अभयारण्य जो एक वेटलैंड भी है वो है केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान, जिसका हमने अभी जिक्र किया। चलिए, ये तो हुई पर्यावरण की बात। अब अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ते हैं। एक खबर गुजरात को लेकर है, जो नवीकरणीय ऊर्जा मतलब रिन्यूएबल एनर्जी में एक बहुत बड़ा नाम बनकर उभर रहा है। सही कहा आपने। गुजरात नवीकरणीय ऊर्जा की जो स्थापित क्षमता है उसमें देश के शीर्ष राज्यों में से एक बन गया है। इसके मुख्य स्रोत हैं बड़े बड़े सोलर पार्क और विंड एनर्जी कॉरिडोर। और इसका राष्ट्रीय स्तर पर क्या महत्व है? देखिए, ये भारत के एक बहुत बड़े लक्ष्य को हासिल करने में मदद करता है। आप 2030 वाले लक्ष्य की बात कर रही हैं? जी हाँ, भारत का लक्ष्य 2030 तक 500 गीगावाट यानी GW गैर जीवाश्म ईंधन क्षमता स्थापित करना है। 500 गीगावाट। जी, और गुजरात का प्रदर्शन इस लक्ष्य के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये 500 GW और साल 2030, ये दोनों ही परीक्षा के लिए बहुत जरूरी फैक्ट्स हैं। इससे जुड़े कुछ और स्टैटिक जीके फैक्ट्स क्या हो सकते हैं जहां गलती होने की संभावना हो? हाँ, एक बहुत कॉमन कंफ्यूजन है। भारत का जो सबसे बड़ा सोलर पार्क है वो गुजरात में नहीं है। अच्छा, तो कहाँ है? वो राजस्थान में है। नाम है भरला सोलर पार्क। ये अंतर याद रखना बहुत जरूरी है। ये तो बहुत काम की जानकारी है, क्योंकि ज्यादातर लोग गुजराती सोचेंगे। बिल्कुल। और हाँ, गुजरात की राजधानी गांधीनगर है, ये भी याद रखें। चलिए, अब जरा तकनीक की बात करते हैं। AI और डिजिटल फाइनेंस पर वैश्विक स्तर पर काफी ध्यान दिया जा रहा है। इसमें भारत की क्या स्थिति है? भारत इस क्षेत्र में अपनी स्थिति लगातार मजबूत कर रहा है, खास तौर पर 3 क्षेत्रों में। पहला, डिजिटल भुगतान में हमारा नेतृत्व। UPI। जी, UPI। दूसरा, हमारा एक बहुत मजबूत स्टार्टअप इकोसिस्टम। और तीसरा, डेटा गवर्नेंस के लिए फ्रेमवर्क बनाना। AI और फिनटेक में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग भी बढ़ रहा है, जिसमें भारत की भागीदारी बहुत अहम है। परीक्षा के लिए इससे जुड़े सीधे सवाल क्या बन सकते हैं? 2 प्रमुख बातें हैं। पहली, भारत की डिजिटल भुगतान प्रणाली का नाम क्या है? उत्तर है UPI, यानी यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। बिल्कुल। और दूसरा, डिजिटल बैंकिंग का नियामक मतलब रेगुलेटर कौन है? इसका जवाब है RBI, भारतीय रिजर्व बैंक। एकदम सही। ठीक है, अब एक छोटा लेकिन महत्वपूर्ण अपडेट खेल जगत से। शतरंज रैंकिंग में क्या खास चल रहा है? फरवरी 2026 की फीडे रैंकिंग के अनुसार अर्जुन एरिगेसी भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी बने हुए हैं। अर्जुन एरिगेसी, ये नाम याद रखना जरूरी है। बहुत जरूरी है। और इससे जुड़ा स्टैटिक जीके। विश्व शतरंज की जो शासी निकाय यानी गवर्निंग बॉडी है वो फीडे है। फीडे। और फीडे का मुख्यालय कहाँ, ये भी पूछा जाता है। ये लॉजेन, स्विट्जरलैंड में है। लॉजन, स्विट्जरलैंड। ठीक है। जी, ये दोनों तथ्य अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, अब तक हमने जो भी चर्चा की है उसे एक तेज रिवीजन के साथ पक्का कर लेते हैं। जी, एक MCQ फॉर्मेट में, जैसे परीक्षा में आते हैं। जरूर, ये सबसे अच्छा तरीका है। पहला सवाल, विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी। रामसर कन्वेंशन किस देश में हस्ताक्षरित किया गया था? ईरान। गुजरात 2026 के करंट अफेयर्स के अनुसार किस क्षेत्र में अग्रणी है? नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता, रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी। फरवरी 2026 तक भारत का नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी कौन है? अर्जुन एरिगेसी। और आखिरी सवाल, 2030 तक भारत का गैर जीवाश्म ईंधन ऊर्जा का लक्ष्य क्या है? 500 गीगावाट यानी 500 गीगावाट। बहुत बढ़िया। तो आज हमने पर्यावरण, अर्थव्यवस्था, तकनीक और खेल से जुड़े कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विस्तार से बात की। ये सभी तथ्य आने वाली परीक्षाओं के लिए अत्यंत उपयोगी हैं। बिल्कुल। और अंत में सोचने के लिए एक विचार। आज हमने जिन अलग अलग विषयों पर बात की, जैसे आर्द्र भूमि संरक्षण, नवीकरणीय ऊर्जा और डिजिटल फाइनेंस, ये सब आपस में कैसे जुड़े हुए हैं? ये एक अच्छा सवाल है। क्या हम इन सभी को जलवायु परिवर्तन और सतत विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट जैसी बड़ी चुनौतियों से निपटने के एकीकृत प्रयासों के रूप में देख सकते हैं? मतलब ये सब एक बड़ी तस्वीर के हिस्से हैं। जी, इस पर विचार करना एक गहरी समझ विकसित करने में बहुत मदद करेगा। आज की दुनिया में कोई भी खबर अकेली नहीं होती है। अर्थव्यवस्था का असर विदेश नीति पर पड़ता है और टेक्नोलॉजी वो इन दोनों को बदल रही है। तो हमारी कोशिश रहेगी कि हर टॉपिक के क्यों और कैसे को पकड़ें ताकि एक मजबूत समझ बन सके, जो परीक्षा में काम आए। एग्जैक्टली। बहुत बढ़िया। हाँ। तो शुरुआत करते हैं अर्थव्यवस्था से, जहां सबकी नजरें टिकी होती हैं भारतीय रुपया। हाँ। नोट्स में लिखा है कि 2026 में रुपए के
कमजोर लेकिन स्थिर रहने की उम्मीद है। और इसके लिए एक शब्द इस्तेमाल हुआ है, रेंज बाउंड। रेंज बाउंड। सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है, इसका असल में मतलब क्या है? देखिए, रेंज बाउंड का सीधा सा मतलब है कि रुपया एक तय दायरे में ही घूमेगा। अच्छा। उसमें बहुत ज्यादा मतलब वाइल्ड स्विंग्स या उतार चढ़ाव नहीं आएंगे। मिसाल के तौर पर मान लीजिए कि डॉलर के मुकाबले रुपया 83 से 84 के बीच चल रहा है, ठीक है। तो वो इसी रेंज में रहेगा। अचानक 80 पर नहीं गिरेगा या 86 पर नहीं भागेगा। ये एक तरह की प्रिडिक्टेबिलिटी या कहिए स्थिरता देता है, जो बिजनेस और अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी होती है। बिल्कुल। ओके, तो ये स्थिरता अपने आप तो आएगी नहीं। आरबीआई से बनाए रखने के लिए क्या करता है? उसके पास कौन से हथियार हैं? अच्छा सवाल है। आरबीआई के तर्कश में मुख्य रूप से 3 तीर हैं। पहला है लिक्विडिटी मैनेजमेंट। लिक्विडिटी मैनेजमेंट मतलब बाजार में पैसे यानी रुपए की सप्लाई को कंट्रोल करना। जब बाजार में बहुत ज्यादा रुपया होता है तो उसकी कीमत गिर सकती है। हाँ। तब आरबीआई अपने ओपन मार्केट ऑपरेशंस के जरिए सरकारी बॉन्ड बेचता है। बैंक वो बॉन्ड खरीदते हैं और अपना पैसा आरबीआई को दे देते हैं। अच्छा, तो ये एक तरह से पैसा सोखने जैसा हुआ। बिल्कुल। इस तरह बाजार से अतिरिक्त रुपया हट जाता है। और दूसरा तरीका क्या है? दूसरा है ब्याज दर नीति, मतलब इंटरेस्ट रेट पॉलिसी। रेपो रेट वाला। हाँ, रेपो रेट को घटाना या बढ़ाना। अगर आरबीआई को लगता है कि रुपया ज्यादा कमजोर हो रहा है तो वो ब्याज दरें बढ़ा सकता है। ऊंची ब्याज दरों से विदेशी निवेशक भारत में पैसा लगाने के लिए आकर्षित होते हैं, जिससे डॉलर देश में आता है और रुपया मजबूत होता है। लेकिन इसमें एक पेच है ना? हाँ। अगर आरबीआई ब्याज दरें बढ़ाता है तो यहाँ देश में होम लोन, कार लोन, बिजनेस लोन सब कुछ महंगा हो जाता है। सही बात है। इससे तो ग्रोथ धीमी पड़ सकती है। तो आरबीआई ये बैलेंस कैसे करता है? आपने बिल्कुल नब्ज पकड़ ली। यही आरबीआई का सबसे बड़ा चैलेंज है। ये एक तरह की पतली रस्सी पर चलने जैसा है। एक तरफ रुपए को गिरने से बचाना है और दूसरी तरफ देश की आर्थिक ग्रोथ को भी बनाए रखना है। राइट। और यही वजह है कि वो अपने तीसरे और सबसे सीधे हथियार का भी इस्तेमाल करता है। विदेशी मुद्रा बाजार में सीधा हस्तक्षेप। बिल्कुल, फॉरेक्स मार्केट इंटरवेंशन। इसमें आरबीआई जरूरत पड़ने पर खुद डॉलर खरीदता या बेचता है ताकि रुपए को एक लेवल पर बनाए रखा जा सके। इसे ब्रह्मास्त्र की तरह इस्तेमाल किया जाता होगा। हाँ, कह सकते हैं, जब बाकी तरीके कम असरदार हो रहे हों। ये तो हुई देश के अंदर की बात, लेकिन नोट्स में वैश्विक कारकों का भी जिक्र है। हाँ बिल्कुल। विदेशी पूंजी का बाहर जाना, मजबूत अमेरिकी डॉलर और धीमी वैश्विक मांग, ये तीनों मिलकर रुपए पर कैसे असर डालते हैं? ये तीनों एक परफेक्ट स्टॉर्म की तरह हैं। पहला, विदेशी पूंजी का बाहर जाना, मतलब जब विदेशी निवेशक भारत के शेयर बाजार से अपना पैसा निकालते हैं तो वो रुपए को डॉलर में बदलकर वापस ले जाते हैं, जिससे डॉलर की मांग बढ़ जाती है। एग्जैक्टली, और रुपया कमजोर होता है। दूसरा, मजबूत अमेरिकी डॉलर। इसे ऐसे समझिए कि अगर एक रेस में एक धावक यानी डॉलर बहुत तेज दौड़ने लगे तो बाकी धावक जैसे रुपया या यूरो अपने आप धीमे लगने लगते हैं, भले ही वो अपने सामान्य गति से दौड़ रहे हों। बिल्कुल। और तीसरा है धीमी वैश्विक मांग। जब अमेरिका और यूरोप में मंदी का माहौल होता है तो वो मेड इन इंडिया सामान कम खरीदते हैं। अच्छा। इससे हमारे एक्सपोर्ट्स घटते हैं, देश में आने वाले डॉलर में कमी आती है और रुपए पर फिर से दबाव बनता है। ये कनेक्शन समझना बहुत जरूरी है। और जो लोग परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आरबीआई के बारे में कुछ सीधे फैक्ट्स भी अहम होते हैं। बिल्कुल। वो कौन से साल और जगह हैं जो हमें बिल्कुल नहीं भूलने चाहिए? 4 चीजें हमेशा याद रखें। भारत का सेंट्रल बैंक है भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई। इसका मुख्यालय मुंबई में है। मुंबई। इसकी स्थापना आजादी से पहले 1935 में हुई थी। 1935। और इसका राष्ट्रीयकरण हुआ आजादी के ठीक बाद 1949 में। ये कालक्रम याद रखने से इन 2 महत्वपूर्ण वर्षों में कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। बना अंग्रेजों के समय जी, पर पूरी तरह से देश का हुआ आजादी के बाद। एकदम सही। तो एक तरफ आरबीआई हमारी अर्थव्यवस्था को स्थिर रखने की ये मुश्किल कोशिश कर रहा है और यही आर्थिक स्थिरता हमें अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक मजबूत आवाज देती है, खासकर हमारे पड़ोस में। और ये हमें हमारे अगली टॉपिक पर लाता है, भारत आसियान संबंध। हाँ, नोट्स में प्रधानमंत्री की मलेशिया यात्रा का जिक्र है। ये हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी के लिए कितना अहम है? बहुत ज्यादा। आसियान यानी 10 दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का समूह भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का केंद्रीय स्तंभ है, सेंट्रल पिलर। हाँ। इस पॉलिसी का सार यह है कि भारत अपने पूर्वी पड़ोसी देशों के साथ सिर्फ व्यापार ही नहीं बल्कि सुरक्षा,
टेक्नोलॉजी और लोगों के बीच संपर्क को भी मजबूत करना चाहता है। और इसके मुख्य क्षेत्र कौन-कौन से हैं? 3 मुख्य क्षेत्र हैं। व्यापार, इंडो पैसिफिक क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा और टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप। जब हम एक्ट ईस्ट पॉलिसी कहते हैं तो ये सुनने में थोड़ा किताबी लगता है। हाँ, लगता है। क्या आप इसका कोई असल जिंदगी का उदाहरण दे सकती हैं? हाँ। ये जमीन पर ये पॉलिसी कैसी दिखती है? जरूर। इसका एक बेहतरीन उदाहरण है कलादान मल्टी मोडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट। कलादान प्रोजेक्ट। हाँ, ये एक बहुत महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है जो कोलकाता को म्यांमार के सितवे बंदरगाह से समुद्र के रास्ते जोड़ता है ओके। और फिर वहां से सड़क और नदी के रास्ते भारत के मिजोरम तक पहुंचता है। वाह। ये प्रोजेक्ट न सिर्फ भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों को दक्षिण पूर्व एशिया से जोड़ता है, बल्कि व्यापार के लिए एक वैकल्पिक रास्ता भी तैयार करता है। यही एक्ट ईस्ट का एक्शन में होना है। मतलब सिर्फ बातें नहीं बल्कि कॉन्क्रीट प्रोजेक्ट्स। बिल्कुल। ये उदाहरण से बहुत स्पष्ट करता है। अब आसियान से जुड़े कुछ स्टैटिक फैक्ट्स देख लेते हैं जो एग्जाम में सीधे पूछे जाते हैं। हाँ, 3 बातें जरूर याद रखनी चाहिए। आसियान की स्थापना हुई थी 1967 में। 1967। इसका मुख्यालय इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में है जकार्ता। और इसमें कुल 10 सदस्य देश हैं। ठीक है, 10 सदस्य। हम्म, तो हम अपने पूर्वी पड़ोसियों के साथ आर्थिक और रणनीतिक रिश्ते मजबूत कर रहे हैं और इसी दौरान देश के अंदर एक बहुत बड़ा डिजिटल बदलाव चल रहा है। हाँ, और ये हमारी टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप का भी एक अहम हिस्सा है। बिल्कुल। नोट्स में एआई और डिजिटल इनोवेशन इकोसिस्टम पर काफी जोर है। सही है। भारत अब टेक्नोलॉजी को सिर्फ अपना नहीं रहा, बल्कि उसे अपनी अर्थव्यवस्था की रीढ़ बना रहा है। इसमें 3 शब्द महत्वपूर्ण हैं: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई, फिनटेक और स्टार्टअप इनोवेशन। एआई का इस्तेमाल तो अब हर जगह हो रहा है। बिल्कुल। खेती में मिट्टी की जांच से लेकर हेल्थ केयर में बीमारी का पता लगाने तक। फिनटेक का सबसे बड़ा उदाहरण तो यूपीआई है, जिसने पेमेंट करने का तरीका ही बदल दिया। सही बात है। और इन टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करके युवा उद्यमी नई कंपनियां बना रहे हैं जो रोजगार पैदा कर रही हैं। ये सब मिलकर भारत को एक डिजिटल पावर हाउस बना रहा है। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, पूछिए। क्या हम वाकई टेक्नोलॉजी बनाने वाले देश बन रहे हैं, एक जेन्युइन इनोवेटर, या अभी भी हम ज्यादातर टेक्नोलॉजी सर्विस देने वाले देश हैं? इस इकोसिस्टम में असल इनोवेशन कहाँ हो रहा है? ये एक बहुत ही वैलिड सवाल है और इस पर काफी बहस भी होती है। दशकों तक हम आईटी सेवाओं के लिए जाने जाते थे। हाँ, आईटी सर्विसेज। लेकिन अब ये तस्वीर बदल रही है। हम सर्विस से प्रोडक्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। अच्छा, यूपीआई इसका सबसे बड़ा सबूत है। जी। ये भारत में बना एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसे अब दुनिया के कई देश अपनाना चाहते हैं। तो हाँ, हम अभी भी एक मिक्स स्टेज में है, लेकिन इनोवेशन की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। और इस डिजिटल बदलाव की नींव में 3 स्तंभ हैं जिनका जिक्र नोट्स में है: डिजिटल इंडिया, यूपीआई और आधार। हाँ, और ये तीनों एक दूसरे से बहुत खूबसूरती से जुड़े हैं। इसे इंडिया स्टैक भी कहते हैं। इंडिया स्टैक। आधार ने हर नागरिक को एक डिजिटल पहचान दी। उस पहचान का इस्तेमाल करके करोड़ों बैंक खाते खुले। फिर यूपीआई ने उन बैंक खातों से तुरंत पेमेंट करने का एक जादुई और मुफ्त तरीका दे दिया। और इन सबको एक साथ लाने वाला जो छाता है वो है डिजिटल इंडिया कार्यक्रम। बिल्कुल। ये एक इकोसिस्टम है जिसने भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था को पंख दिए हैं। ये डिजिटल ग्रोथ तो कमाल की है, लेकिन हम सब जानते हैं कि इतनी तेज तरक्की का असर अक्सर पर्यावरण पर पड़ता है। हाँ, ये एक चिंता का विषय है। और नोट्स हम एक जरूरी पर्यावरणीय विषय की याद दिलाते हैं: वेटलैंड्स, यानी आर्द्र भूमि का संरक्षण। इन्हें बचाना इतना जरूरी क्यों है? इन्हें बचाना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये सिर्फ तालाब या दलदल नहीं है। वेटलैंड्स को पृथ्वी की किडनी कहा जाता है। पृथ्वी की किडनी? हाँ, जैसे हमारी किडनी खून साफ करती है, वैसे ही वेटलैंड्स पानी को फिल्टर करके साफ करते हैं। अच्छा। ये एक विशाल स्पंज की तरह भी काम करते हैं। बाढ़ के समय अतिरिक्त पानी को सोख लेते हैं और सूखे के समय पानी छोड़ते हैं। और कार्बन स्टोरेज भी तो है। बिल्कुल। ये वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड सोखकर उसे अपनी मिट्टी में जमा करते हैं। इसलिए वेटलैंड्स को बचाना सीधे सीधे जलवायु परिवर्तन से लड़ने जैसा है। मतलब ये एक साथ कई काम करते हैं: पानी साफ करना, बाढ़ रोकना और क्लाइमेट चेंज से लड़ना। और साथ ही ये हजारों तरह के पक्षियों, मछलियों और जीवों का घर भी होते हैं। यानी बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। बिल्कुल। इसलिए जब हम एक वेटलैंड को बचाते हैं तो हम असल में अपने भविष्य को सुरक्षित कर रहे होते हैं।
पर्यावरण को बचाने से लेकर दिमागी खेल में दुनिया पर छा जाने तक। नोट्स में खेल जगत से भी एक अपडेट है। अर्जुन एरिगासी भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी बने हुए हैं। ये एक खिलाड़ी की उपलब्धि से ज्यादा क्या मायने रखता है? ये सिर्फ एक खिलाड़ी की उपलब्धि नहीं है, यह शतरंज में भारत के एक सुपर पावर के रूप में उभरने का संकेत है। कैसे? पहले हम सिर्फ एक नाम जानते थे, विश्वनाथन आनंद, लेकिन अब हमारे पास डी गुकेश, प्रज्ञानंदा, विदित गुजराती और अर्जुन एरिगासी जैसे युवा ग्रैंड मास्टर्स की एक पूरी फौज है। और ऐसा क्यों हो रहा है? अचानक इतने सारे टॉप खिलाड़ी भारत से क्यों आ रहे हैं? इसकी सबसे बड़ी वजह है टेक्नोलॉजी और इंटरनेट। अच्छा, ट्रेनिंग टूल्स की वजह से तमिलनाडु के एक छोटे से गांव में बैठा बच्चा भी उन्हीं संसाधनों से ट्रेनिंग ले सकता है जो मॉस्को या न्यूयॉर्क में किसी को मिलते हैं। सही बात है। इसने खेल को कुछ खास जगहों या क्लबों तक सीमित नहीं रहने दिया है। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। ये तो सच में एक दिलचस्प ट्रेंड है। और परीक्षा के लिए शतरंज की गवर्निंग बॉडी का नाम भी जरूरी है। हाँ, शतरंज की वैश्विक शासी निकाय का नाम है फिडे, यानी फिडे, फिडे, और इसका मुख्यालय लॉजेन, स्विट्जरलैंड में है। लुज़ेन, स्विट्जरलैंड। जहाँ कई दूसरे बड़े खेल संगठनों के भी मुख्यालय हैं। ठीक है, तो हमने अर्थव्यवस्था की चुनौतियों, विदेश नीति की महत्वाकांक्षाओं, डिजिटल क्रांति, पर्यावरण की जरूरतों और खेल में भारत के दबदबे को समझा। काफी कुछ था। हाँ, इससे पहले कि हम इसे समाप्त करें, आइए आज की बातचीत से निकले उन सबसे जरूरी फैक्ट्स को एक बार फिर दोहरा लेते हैं। बिल्कुल, एक रैपिड फायर हो जाए। हाँ, जो परीक्षा में सीधे पूछे जा सकते हैं। जरूर। अगर हम एक क्विक रिकैप करें तो आरबीआई की स्थापना 1935 में और मुख्यालय मुंबई में है। 1935 मुंबई। ठीक है। आसियान का मुख्यालय जकार्ता में है। जकार्ता। भारत के सबसे बड़ी डिजिटल पेमेंट प्रणाली यूपीआई है। यूपीआई। और फरवरी 2026 के संदर्भ में भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी अर्जुन एरिगासी हैं। अर्जुन एरिगासी। ये वो फैक्ट्स हैं जो बिल्कुल टिप्स पर होने चाहिए। तो ये था इन प्रमुख करंट अफेयर्स विषयों का हमारा विश्लेषण। हमने देखा कि कैसे आरबीआई की नीतियां भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि को प्रभावित करती हैं और कैसे डिजिटल इंडिया जैसी पहले उस छवि को और मजबूत करती हैं। बिल्कुल। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये सभी विषय आपस में जुड़े हुए हैं। एक स्थिर अर्थव्यवस्था एक मजबूत विदेश नीति की नींव रखती है। टेक्नोलॉजी उस अर्थव्यवस्था को गति देती है, लेकिन इस विकास को पर्यावरण के साथ संतुलन में रखना होगा। यही वो बड़ी तस्वीर है जिसे समझना जरूरी है। और अंत में सभी के लिए एक विचारणीय प्रश्न छोड़ जाते हैं। हाँ, जिस तरह एआई और डिजिटल इकोसिस्टम हर क्षेत्र को बदल रहा है, क्या यह संभव है कि अगले 5-7 सालों में इन प्रतियोगी परीक्षाओं का स्वरूप भी पूरी तरह बदल जाए? अच्छा पॉइंट है। हो सकता है कि तब सिर्फ तथ्यों को याद रखने की क्षमता से ज्यादा जरूरी एनालिटिकल और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को परखा जाए। इस पर जरूर सोचिए। रात भर पढ़ रहे हो, फिर भी सिलेबस खत्म ही नहीं हो रहा। मेहनत बहुत है, लेकिन रिजल्ट नहीं। कभी YouTube, कभी रील्स, कभी इधर उधर के नोट्स और पूरा दिन बर्बाद। अब मिलेगी पूरी तैयारी सिर्फ एक ऐप पे। PDF नोट्स, माइंड मैप्स, शॉर्ट ट्रिक्स, सब कुछ रेडी। अब पढ़ाई नहीं, AI के साथ स्मार्ट लर्निंग। डेली मॉक टेस्ट, असली एग्जाम जैसी प्रैक्टिस। जब तैयारी सही दिशा में होती है तो सिलेक्शन पक्का होता है। एसएससी गुरु टॉक्स ऐप डाउनलोड करो और अपनी सिलेक्शन फिक्स करो अभी। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया गया है, तो आज हम इसी पर एक गहरी चर्चा करने वाले हैं। नमस्कार। और ये बहुत जरूरी भी है, खासकर उन लोगों के लिए जो एसएससी, रेलवे या दूसरे सरकारी इम्तिहानों की तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल। उनके लिए ये सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये नीतियों, सरकारी योजनाओं और स्वास्थ्य से जुड़े उन बड़े सवालों का केंद्र है जहां से अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए इस विषय की परतें खोलते हैं। हमारा मकसद है कि इस चर्चा के बाद विश्व कैंसर दिवस से जुड़ा कोई भी सवाल आपसे छोटे नहीं। तो सबसे पहला, सबसे जरूरी सवाल, विश्व कैंसर दिवस ये 4 फरवरी को ही क्यों मनाया जाता है और इसकी शुरुआत कैसे हुई? देखिए, ये हर साल 4 फरवरी को मनाया जाता है और इसका नेतृत्व करता है यूनियन फॉर इंटरनेशनल कैंसर कंट्रोल, जिसे हम शॉर्ट में UICC कहते हैं। UICC, अच्छा जी। इसकी शुरुआत हुई थी साल 2000 में। पेरिस में एक वर्ल्ड समिट अगेंस्ट कैंसर हुई थी
और उसी के अंत में पेरिस चार्टर पर हस्ताक्षर हुए। इसका मुख्य उद्देश्य था मतलब दुनिया भर में कैंसर से होने वाली मौतों और इसके बोझ को कम करना। और यहाँ एक दिलचस्प बात है, इसका एक थीम साइकिल होता है ना? 2025 से 2027 तक के लिए जो थीम है वो है यूनाइटेड बाय यूनिक। हाँ, और ये थीम बहुत मायने रखती है। इसका फोकस 3 मुख्य चीजों पर है। पहला तो है मरीज केंद्रित देखभाल, मतलब पेशेंट सेंटर्ड केयर। दूसरा कैंसर का जल्दी पता लगाना और इलाज तक सबकी पहुंच सुनिश्चित करना। और तीसरा उन मौतों को कम करना जिन्हें रोका जा सकता है। चलिए अब बात करते हैं भारत की। ये बहुत महत्वपूर्ण है। भारत में कैंसर नियंत्रण के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं? ये तो परीक्षा में पूछा जा सकता है। बिल्कुल, भारत में कैंसर नियंत्रण का काम मुख्य रूप से एक प्रोग्राम के जरिए होता है, NPCDCS। NPCDCS। जी, ये स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन है। इसके अलावा आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यानी PMJA, उसका दायरा भी कैंसर के इलाज के लिए बढ़ाया गया है। और चिंता की बात तो यह है कि भारत में कुछ खास तरह के कैंसर ज्यादा आम है ना? हाँ, और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है जिसे याद रखना जरूरी है। भारत में मुंह मतलब ओरल कैंसर, स्तन यानी ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर सबसे आम हैं। तो सरकार इन चुनौतियों से निपटने के लिए क्या कर रही है? मतलब नीतियों के स्तर पर क्या हो रहा है? देखिए, सरकार का जोर कुछ खास क्षेत्रों पर है। पहला तो ये कि जन औषधि केंद्रों के माध्यम से कैंसर की सस्ती जेनेरिक दवाएं उपलब्ध कराई जाएं। ये तो बहुत बड़ी राहत है। बिल्कुल। और दूसरा, जिला स्तर पर कैंसर की स्क्रीनिंग को मजबूत करना। और रोकथाम के लिए भी तो कुछ हो रहा होगा, जैसे कि जागरूकता फैलाना। हाँ बिल्कुल, सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए HPV वैक्सीनेशन को बहुत बढ़ावा दिया जा रहा है। साथ ही तंबाकू नियंत्रण पर जागरूकता बढ़ाई जा रही है, क्योंकि हम जानते हैं कि तंबाकू एक बहुत बड़ा कारण है। मैं यहाँ एक स्टैटिक जीके का सवाल बन सकता है, तंबाकू नियंत्रण से जुड़ा कोई कानून? हाँ, और ये बहुत जरूरी है, कोटपा यानी सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम। कोटपा? जी, जो 2003 में आया था। एक और जरूरी संस्था है जिसके बारे में पता होना चाहिए, नेशनल कैंसर ग्रिड यानी NCG। अच्छा, ये क्या करती है? ये भारत में जितने भी कैंसर उपचार केंद्र हैं उनके बीच एक तरह से समन्वय का काम करती है। चलिए अब थोड़ा वैश्विक परिप्रेक्ष्य देखते हैं। दुनिया भर में इस पर क्या चर्चा हो रही है? वैश्विक स्तर पर जो एजेंसियां हैं वो 2 चीजों पर बहुत ध्यान दे रही हैं। एक तो जीवन शैली से जुड़े कैंसर के बढ़ते मामले, ये अब सिर्फ भारत की समस्या नहीं है। और दूसरा, कैंसर का जल्दी पता लगाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब AI आधारित तकनीकों की जरूरत। अरे वाह, मतलब तकनीक और स्वास्थ्य का संगम। सही कहा आपने। और इसके लिए सरकारों, शोध संस्थानों और दवा कंपनियों के बीच सहयोग भी बढ़ रहा है, ताकि प्रिसिशन ऑन्कोलॉजी को बेहतर बनाया जा सके। प्रिसिजन ऑन्कोलॉजी ये क्या होता है? मतलब हर मरीज के लिए उसके हिसाब से, उसके जेनेटिक मेकअप के हिसाब से सटीक इलाज तैयार करना। चलिए फटाफट उन सवालों पर नजर डालते हैं जो सीधे सीधे परीक्षा में पूछा जा सकते हैं। एक क्विक राउंड हो जाए। जरूर, तो मैं सवाल पूछती हूँ। पहला, विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? 4 फरवरी। बहुत बढ़िया। दूसरा, 2025 से 27 के लिए थीम क्या है? यूनाइटेड बाय यूनिक। सही है। तीसरा, इसकी शुरुआत किस वर्ष हुई? साल 2000 में। बिल्कुल ठीक। चौथा, भारत में कौन से कैंसर सबसे आम हैं? स्तन, मुंह और सर्वाइकल कैंसर। और आखिरी सवाल, HPV वैक्सीन किस कैंसर से बचाती है? ये सर्वाइकल कैंसर से बचाती है। तो आज की इस चर्चा से ये साफ है कि विश्व कैंसर दिवस सिर्फ एक दिन का आयोजन नहीं है, ये स्वास्थ्य नीतियों, वैश्विक सहयोग और व्यक्तिगत जागरूकता का प्रतीक है। और हमने देखा कि परीक्षा के नजरिए से भी इसमें कितने महत्वपूर्ण तथ्य छिपे हैं। बिल्कुल। और अंत में एक विचारणीय प्रश्न छोड़ जाते हैं। जरूर। हमने AI जैसी एडवांस टेक्नोलॉजी की बात की। ऐसे में ये सोचना जरूरी हो जाता है कि जैसे जैसे स्वास्थ्य सेवा में तकनीक शक्तिशाली होती जाएगी, हम ये कैसे सुनिश्चित करेंगे कि इसका लाभ भारत जैसे देश में हर व्यक्ति तक पहुंचे। कहीं ऐसा ना हो कि ये सिर्फ कुछ लोगों तक ही सीमित रह जाए। बहुत गहरा सवाल है। इस पर जरूर सोचिएगा। क्या आज का भारत एक ही समय में मतलब 3 अलग-अलग दिशाओं में चल रहा है? हमारे सामने 3 बड़ी खबरें हैं जो बिल्कुल अलग-अलग दुनिया की लगती हैं। एक तरफ क्रिकेट के मैदान पर भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव, वो एकदम चरम पर है। दूसरी तरफ दिल्ली में इंडिया आर्ट फेयर के जरिए भारत
दुनिया को गले लगा रहा है, और तीसरी महाराष्ट्र के एक आदिवासी जिले में कोया कृषि कुंभ के जरिए देश अपनी जड़ों को सींच रहा है। और यही आज की हमारी पड़ताल को इतना रोमांचक बनाता है। ये जो 3 कहानियां हैं, ये मिलकर क्या एक ही तस्वीर बनाती हैं या फिर 3 अलग-अलग भारत की झलक दिखाती हैं? हमारे पास जो जानकारी है वो खेल, कला और कृषि से जुड़ी है, लेकिन इनके तार आप देखें तो अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति से लेकर जमीनी विकास तक फैले हुए हैं। तो चलिए इसी उलझन को सुलझाने की कोशिश करते हैं। शुरुआत करते हैं उस खबर से जहां सबसे ज्यादा कह सकते हैं गर्मी है, क्रिकेट का मैदान। भारत ने तो कह दिया है कि टीम इंडिया 15 फरवरी को कोलंबो में T20 वर्ल्ड कप का मैच खेलेगी, लेकिन पेच ये है कि पाकिस्तान ने इस मैच का बहिष्कार कर दिया है। जी, और ये कोई छोटा मोटा बयान नहीं है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शरीफ ने खुद ये ऐलान किया है कि उनकी टीम ये मैच नहीं खेलेगी। वजह बताई गई है बांग्लादेश के साथ राजनीतिक एकजुटता। ये खेल के मैदान पर एक बहुत बड़ा राजनीतिक दाव है। अच्छा, सतह पर तो कारण बांग्लादेश के साथ एकजुटता बताया जा रहा है, पर क्या इसके पीछे कोई गहरी घरेलू राजनीति या कोई और कूटनीतिक खेल भी हो सकता है? क्योंकि अक्सर ऐसे फैसले अपनी जनता को एक संदेश देने के लिए भी तो लिए जाते हैं। बिल्कुल, ये एक बहुत अहम नुक्ता है। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान ने बहिष्कार के लिए बांग्लादेश के साथ एकजुटता को चुना। 1971 के बाद दोनों देशों के जो जटिल इतिहास रहे हैं, उसको देखते हुए ये बहुत ही सोचा समझा राजनीतिक संकेत है। ये सिर्फ भारत को एक संदेश नहीं है, बल्कि ये पूरे दक्षिण एशिया में जो बदलते शक्ति समीकरण है, उस पर भी एक टिप्पणी है। हो सकता है कि वहां की सरकार अपनी राष्ट्रवादी छवि को मजबूत करना चाहती हो, या फिर किसी हालिया मुद्दे पर जिसमें भारत और बांग्लादेश शामिल हों, अपनी स्थिति साफ कर रही हो। वाह, ये तो बड़ा अजीब मोड़ है। श्रीलंका तो टूर्नामेंट का सहमेजबान है, वो तो बीच में फंस गया होगा। उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया है? मतलब बेचारे मेजबानी कर रहे हैं और उनके ही मैदान पर इतना बड़ा ड्रामा हो रहा है। बिल्कुल, श्रीलंका के लिए काफी अजीब स्थिति है। उन्होंने पाकिस्तान से सार्वजनिक तौर पर अपील की है कि वो अपने फैसले पर दोबारा सोचे, ताकि खेल की जो भावना है वो बनी रहे। लेकिन जाहिर है, जब कूटनीति खेल के मैदान में उतर आती है तो मेजबान देश के हाथ एक तरह से बंध जाते हैं। ये घटना दिखाती है कि स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी यानी खेल कूटनीति एक दो-धारी तलवार है। कभी ये रिश्ते सुधारती है तो कभी मौजूदा तनाव को और बढ़ा देती है। तो एक तरफ भारत का रुख है कि खेल को राजनीति से अलग रखा जाए, बिल्कुल, और हम अपनी प्रतिबद्धता निभाएंगे, वहीं पाकिस्तान खेल को ही एक राजनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है। और ये सब हो रहा है T20 वर्ल्ड कप 2026 में, जो 7 फरवरी से 8 मार्च तक भारत और श्रीलंका में ही हो रहा है। इसमें 20 टीमें हिस्सा ले रही हैं। ये तो बहुत बड़ा मंच है और इस पर दिया गया हर संदेश दूर तक जाता है। सही कहा। और इसी मंच का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये सिर्फ एक छूटा हुआ मैच नहीं है, ये कूटनीति की एक चाल है जिसे पूरी दुनिया देख रही है। में एक ऐसी जगह है जहां कला के जरिए इन्हीं सीमाओं को मिटाने की कोशिश हो रही है। 5 फरवरी से राजधानी में 17वां इंडिया आर्ट फेयर शुरू हो गया है और ये हर साल बड़ा और बेहतर होता जा रहा है। NSIC एग्जीबिशन ग्राउंड्स में लगा ये मेला अब दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा समकालीन कला मेला बन चुका है। लेकिन इस बार जो चीज इसे खास बना रही है वो है के आर्ट पवेलियन। कोरियाई कला, ये तो बहुत ही दिलचस्प मेल है। मतलब भारतीय कला के मंच पर कोरियाई कलाकारों को इतनी बड़ी जगह दी जा रही है। हाँ, और ये पहली बार है कि कोरियाई कला को इतने बड़े पैमाने पर इस मेले में जगह दी गई है। ये सिर्फ कुछ पेंटिंग्स की नुमाइश नहीं है, ये 2 संस्कृतियों के बीच एक गहरा संवाद है। मैंने पिछले साल की कुछ तस्वीरें देखी थी और जिस तरह से एक भारतीय कलाकार ने पारंपरिक मधुबनी शैली को डिजिटल आर्ट के साथ मिलाया था, वो कमाल था। इस साल कोरियाई कला का आना इसी तरह के नए प्रयोगों का संकेत है। ये दिखाता है कि भारतीय कला बाजार अब कितना खुला और वैश्विक हो चुका है। आपने कहा कि ये सिर्फ कला की नुमाइश नहीं है। जब इस तरह के बड़े आयोजन होते हैं तो कहा जाता है कि ये रचनात्मक उद्योगों यानी क्रिएटिव इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देते हैं। इसका आम भाषा में क्या मतलब होता है? क्या सिर्फ कलाकारों को ही फायदा होता है? ये बहुत अच्छा सवाल है। इसका मतलब सिर्फ पेंटिंग बिकना नहीं है। जरा सोचिए, इस एक मेले के पीछे कितनी बड़ी अर्थव्यवस्था काम करती है। ग्राफिक डिजाइनर जो कैटलॉग बनाते हैं, इवेंट मैनेजर जो पूरा सेटअप संभालते हैं, प्रिंटिंग प्रेस, ट्रांसपोर्ट कंपनियां जो कलाकृतियों को सुरक्षित लाती ले जाती हैं, और यहां तक कि आसपास के होटल और कैफे वाले, इन सभी के लिए काम और पैसा पैदा होता है। ये एक पूरा इकोसिस्टम है। इसीलिए जब कोई देश कला और संस्कृति में निवेश करता है तो उसका असर सिर्फ म्यूजियम की दीवारों तक नहीं रहता, वो अर्थव्यवस्था में जान फूंकता है।
मतलब एक तरफ क्रिकेट में हम सीमाएं खींच रहे हैं और दूसरी तरफ कला में हम दुनिया भर के लिए दरवाजे खोल रहे हैं। ये वाकई में दो अलग अलग तस्वीरें हैं। चलिए, दिल्ली की इस चमचमाती दुनिया से निकलकर अब जरा जमीन से जुड़ी एक कहानी की तरफ चलते हैं, महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में। गढ़चिरौली जो अक्सर एक बिल्कुल अलग वजह से खबरों में रहता है। लेकिन इस बार वहां कुछ बहुत सकारात्मक हो रहा है। 5 फरवरी से वहां कोया कृषि कुंभ शुरू हुआ है। ये 5 दिन का एक कृषि मेला है, लेकिन ये किसी आम ट्रेड फेयर जैसा नहीं है। हाँ, क्योंकि इसका नाम कोया कृषि कुंभ है, जो वहाँ के आदिवासी समुदाय से जुड़ा लगता है। इसका मकसद क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य आदिवासी किसानों को सशक्त बनाना है। देखिए, गढ़चिरौली एक आदिवासी बहुल इलाका है। वहाँ के किसानों की ज़रूरतें, उनकी ज़मीन, उनके पारंपरिक खेती के तरीके, वो पंजाब या हरियाणा के किसानों से बिल्कुल अलग हैं। ये कुंभ खास तौर पर उनकी ज़रूरतों और उनके पारंपरिक ज्ञान को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इसमें टिकाऊ खेती, फसल विविधीकरण मतलब क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, यानी एक ही फसल पर निर्भर न रहना, और सबसे ज़रूरी वन उत्पादों के लिए बाजार बनाने पर जोर है। लेकिन क्या इसमें एक चुनौती ये नहीं है कि अक्सर जब आधुनिक तकनीक या विकास की बात होती है तो वो पारंपरिक ज्ञान पर हावी हो जाती है? क्या इस कुंभ में इस संतुलन को बनाए रखने के लिए कोई खास कोशिश की जा रही है? आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। यही इस पहल की सबसे बड़ी चुनौती और सबसे बड़ा मौका है। आयोजकों का कहना है कि कोशिश यही है, ये टॉप डाउन अप्रोच ना हो जहां विशेषज्ञ आके भाषण देकर चले जाएं, बल्कि इसमें आदिवासी किसानों से सीखा भी जा रहा है। जैसे वो सदियों से जानते हैं कि जंगल के साथ तालमेल बिठाकर खेती कैसे की जाती है। अब उस ज्ञान को आधुनिक बाजार से कैसे जोड़ा जाए। मिसाल के तौर पर उन्हें उनके वन उत्पादों जैसे महुआ, तेंदुपत्ता या शहद का सही दाम मिले। इसके लिए उन्हें सीधे बाजार से जोड़ने की कोशिश हो रही है। ये पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक बाजार के बीच एक पुल बनाने जैसा है। ये सिर्फ पैदावार बढ़ाने का मेला नहीं, बल्कि सम्मान और आत्मनिर्भरता का भी है। यहाँ बात और भी दिलचस्प हो जाती है जब हम इन तीनों खबरों को एक साथ रखते हैं। क्रिकेट का कूटनीतिक तनाव, कला का वैश्विक मेलजोल और कृषि का जमीनी सशक्तिकरण, तो दिमाग में एक अजीब सी तस्वीर बनती है। एक ही देश, एक ही दिन, 3 बिल्कुल अलग अलग किरदार निभा रहा है। और शायद यही आज के भारत की सबसे सच्ची तस्वीर है। ये कोई विरोधाभास नहीं, बल्कि एक जटिल हकीकत है। ये दिखाता है कि एक देश की कितनी परतें होती हैं। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर वो एक ताकतवर खिलाड़ी है जो कूटनीतिक चालें चलता है। सांस्कृतिक मंच पर वो एक उदार मेजबान है जो पूरी दुनिया का स्वागत करता है। और अपने ही घर के अंदर वो उन समुदायों तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है जो विकास की दौड़ में पीछे छूट गए हैं। वैसे इन बड़े आयोजनों का एक और पहलू भी है जो अक्सर बड़ी बड़ी बातों में खो जाता है। जैसे दिल्ली में इंडिया आर्ट फेयर चल रहा है और खबरें आ रही हैं कि आसपास के इलाकों में भारी ट्रैफिक जाम है। हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं कूटनीति, संस्कृति, अर्थव्यवस्था, लेकिन एक आम दिल्ली वाले के लिए उस दिन की हकीकत शायद घंटों का जाम है। ये शहरी नियोजन यानी अर्बन प्लानिंग से जुड़ा एक बहुत ही प्रासंगिक मुद्दा है। जब कोई शहर इस तरह के बड़े अंतर्राष्ट्रीय आयोजन करता है तो उसे वैश्विक मंच पर पहचान तो मिलती है, लेकिन उसकी नागरिक सुविधाओं का इम्तिहान भी होता है। क्या शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर इस अतिरिक्त दबाव के लिए तैयार है? विकास और प्रबंधन के बीच ये संतुलन साधना बहुत जरूरी है, वरना ऐसे बड़े आयोजन अपने ही नागरिकों के लिए असुविधा का सबब बन जाते हैं। ये दिखाता है कि विकास की हर परत एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तो कुल मिलाकर ये 3 खबरें सिर्फ 3 अलग अलग घटनाएं नहीं हैं। ये हमें आज के भारत के सामने मौजूद मौकों और चुनौतियों का एक आईना दिखाती हैं। एक तरफ वैश्विक मंच पर अपनी जगह बनाने की होड़ है, तो दूसरी तरफ अपनी सांस्कृतिक जड़ों को सहेजने और जमीनी हकीकतों को सुधारने की कोशिश भी जारी है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि भारत एक मोनोलिथ नहीं है। ये एक ही समय में कई अलग अलग बातचीत कर रहा है दुनिया के साथ भी और खुद अपने लोगों के साथ भी। क्रिकेट मैच में तनाव है तो आर्ट फेयर में दोस्ती, और इन दोनों से बहुत दूर गढ़चिरौली में उम्मीद की एक नई फसल बोई जा रही है। ये तीनों कहानियां एक साथ ही सच हैं। आज की इस पूरी बातचीत ने मुझे एक सवाल पर लाकर छोड़ दिया है। हमने देखा कि कैसे एक ही देश एक साथ कितनी अलग अलग भूमिकाएं निभा सकता है। एक सख्त कूटनीतिज्ञ की, एक कला प्रेमी मेजबान की और एक जमीनी सुधारक की।
और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है, क्या किसी देश की असली पहचान उसके अंतर्राष्ट्रीय दांव-पेंच से तय होती है, या इस बात से कि वो अपनी संस्कृति और अपने सबसे ज़रूरतमंद लोगों के साथ कैसा बर्ताव करता है। भविष्य में जब हम भारत या किसी भी देश के बारे में सोचेंगे, तो हमें उसे किस नज़रिए से देखना चाहिए? उसकी ताकत से, उसकी कला से, या उसकी करुणा से? ये एक विचार करने योग्य प्रश्न है। रात भर पढ़ रहे हो, फिर भी सिलेबस खत्म ही नहीं हो रहा। मेहनत बहुत है, लेकिन रिजल्ट नहीं। कभी YouTube, कभी रील्स, कभी इधर-उधर के नोट्स और पूरा दिन बर्बाद। अब मिलेगी पूरी तैयारी सिर्फ एक ऐप पे। PDF नोट्स, माइंड मैप्स, शॉर्ट ट्रिक्स, सब कुछ रेडी। अब पढ़ाई नहीं, AI के साथ स्मार्ट लर्निंग। डेली मॉक टेस्ट, असली एग्जाम जैसी प्रैक्टिस। जब तैयारी सही दिशा में होती है तो सिलेक्शन पक्का होता है। SSC गुरु टॉक्स ऐप डाउनलोड करो और अपनी सिलेक्शन फिक्स करो अभी। 6 फरवरी 2026 की सुर्खियों में छिपी जो बड़ी कहानियां हैं, उनको समझने की कोशिश करते हैं। आज का दिन बड़ा दिलचस्प रहा है। मतलब ऐसा लग रहा है मानो भारत एक ही दिन में कई अलग-अलग मोर्चों पर खुद को भविष्य के लिए तैयार कर रहा है। बिल्कुल। एक तरफ सीमाओं की सुरक्षा तो दूसरी तरफ अपनी संस्कृति और इतिहास से जुड़ने की कोशिश। हाँ, और साथ ही भविष्य की अर्थव्यवस्था की नींव भी रखी जा रही है और खेल के मैदान में नई प्रतिभाओं को पंख दिए जा रहे हैं। आज हम इन सभी अलग-अलग दिखने वाली घटनाओं को एक साथ जोड़कर देखेंगे और समझेंगे कि ये हमारे लिए क्यों और कैसे महत्वपूर्ण है। चलिए, सबसे पहले उस खबर से शुरू करते हैं जिसने आज सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी हैं। भारत ने आज अग्नि 3 इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। अब सुनने में तो ये एक और मिसाइल टेस्ट जैसा लगता है, लेकिन रक्षा विशेषज्ञों के लिए ये एक बड़ी बात है। आखिर इसमें इतना खास क्या है? ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि अक्सर हम इन परीक्षणों को सिर्फ एक तकनीकी कामयाबी के तौर पर ही देखते हैं। लेकिन अग्नि 3 जिसे DRDO ने बनाया है, वो सिर्फ एक मिसाइल नहीं है, ये भारत की रक्षा रणनीति का एक बहुत ही मजबूत स्तंभ है। अच्छा। इसकी रेंज 3000 किलोमीटर से ज्यादा है, लेकिन इसकी असली ताकत इसकी भूमिका में छिपी है। ये भारत के परमाणु निवारक कार्यक्रम यानी जिसे न्यूक्लियर डिटरेंस कहते हैं, उसका एक अहम हिस्सा है। न्यूक्लियर डिटरेंस और सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी, ये शब्द हम अक्सर सुनते हैं। क्या आप इसे आसान भाषा में समझा सकती हैं कि ये असल में काम कैसे करते हैं? जरूर। देखिए, न्यूक्लियर डिटरेंस का सीधा सा मतलब है दुश्मन को हमला करने से रोकना, यह दिखाकर कि हमारे पास जवाबी कार्रवाई करने की जबरदस्त क्षमता है। अब आते हैं सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी पर, और यही अग्नि 3 की भूमिका सबसे अहम हो जाती है। भारत की एक घोषित नीति है नो फर्स्ट यूज, मतलब हम कभी भी परमाणु हमला करने वाला पहला देश नहीं होंगे। अच्छा, तो अगर हम पहले हमला नहीं करेंगे, तो फिर हमारी परमाणु शक्ति का मतलब क्या रह जाता है? यही तो सबसे दिलचस्प बात है। नो फर्स्ट यूज की नीति तभी विश्वसनीय होती है जब दुनिया को ये पता हो कि अगर किसी ने हम पर हमला करने की गलती की, तो हम उस पहले हमले को झेलने के बाद भी एक विनाशकारी जवाबी हमला करने में पूरी तरह सक्षम हैं। ओके, इसी को कहते हैं सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी। समझ गया। और अग्नि 3 जैसी मिसाइलें इसी क्षमता को सुनिश्चित करती हैं। ये एक तरह का सुरक्षा कवच है जो दुश्मन को ये संदेश देती हैं कि हमला करने का सोचना भी मत, क्योंकि उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। वाह, अब जाकर इसका पूरा रणनीतिक महत्व समझ में आया। और ये जो अलग-अलग रेंज की मिसाइलें होती हैं, शॉर्ट, इंटरमीडिएट, इंटरकॉन्टिनेंटल, इन्हें समझने का कोई आसान तरीका है? बिल्कुल। इसे आप एक शतरंज के खेल की तरह समझ सकते हैं। अच्छा। हाँ, शॉर्ट रेंज मिसाइलें आपके प्यादों की तरह हैं जो बोर्ड के करीबी हिस्से की रक्षा करती हैं, मतलब आसपास के खतरों को संभालती हैं। इंटरमीडिएट रेंज मिसाइलें जैसे अग्नि 3 आपके हाथिया ऊंट की तरह हैं, जो बोर्ड के एक बड़े हिस्से को नियंत्रित करती हैं और दूर तक मार कर सकती हैं। सही है। और इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स यानी ICBMs, वो आपकी रानी या वजीर की तरह हैं, जो पूरे बोर्ड पर कहीं भी
एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंच सकती हैं। हाँ। हर मोहरे की अपनी एक खास भूमिका होती है और सब मिलकर आपकी रक्षा को अभेद्य बनाते हैं। ये तो बहुत ही बढ़िया नॉलेज थी। तो एक तरफ देश अपनी सैन्य ताकत को धार दे रहा है, सीमाओं को सुरक्षित कर रहा है, और वहीं दूसरी तरफ अपनी बौद्धिक और सांस्कृतिक जड़ों को भी मजबूत करने की कोशिश हो रही है। हैदराबाद में जो हो रहा है वो शायद इसी का एक उदाहरण है। आप बिल्कुल सही कड़ी जोड़ रहे हैं। हैदराबाद के बेगमपेट में हैदराबाद पब्लिक स्कूल में आज से 3 दिन का हिस्ट्री लिटरेचर फेस्टिवल शुरू हुआ है। ये एक राष्ट्रीय स्तर का उत्सव है, लेकिन इसका मकसद सिर्फ कुछ किताबों पर चर्चा करना नहीं है। इसका उद्देश्य बताया गया है सार्वजनिक इतिहास संवाद को बढ़ावा देना। मुझे हमेशा लगता है कि ऐसे फेस्टिवल कहीं कुछ गिने चुने बुद्धिजीवियों तक ही सीमित तो नहीं रह जाते। क्या ये सच में आम लोगों को इतिहास से जोड़ पाता है? आपका सवाल बिल्कुल जायज है और यही इन आयोजनों की सबसे बड़ी चुनौती भी होती है। लेकिन सार्वजनिक इतिहास संवाद का मतलब ही इसी दीवार को तोड़ना है। आज के दौर में सोचिए, इतिहास हमें कहाँ मिलता है? व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स पर। हाँ, ज्यादातर व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स पर या फिर राजनीतिक बहसों में, जहां हर कोई अपने नजरिए से तथ्यों को तोड़ मरोड़ रहा होता है। हाँ, ये तो बहुत बड़ी समस्या है। इसी समस्या का हल है ये फेस्टिवल। इसका मकसद है इतिहास को उन बंद कमरों और सोशल मीडिया की लड़ाइयों से निकालकर एक खुली और विश्वसनीय चर्चा का विषय बनाना। यहाँ पुरातत्व, राजनीति, विज्ञान जैसे विषयों पर पैनल चर्चाएं हो रही हैं। जब जाने माने इतिहासकार आम लोगों के सवालों का सामना करते हैं, तो इतिहास सिर्फ तारीखों का खेल नहीं रह जाता, बल्कि एक जीवंत विषय बन जाता है। ये कोशिश है कि हम अपने अतीत को तथ्यों के आधार पर समझें, न कि किसी के एजेंडे के आधार पर। मतलब जिस तरह मिसाइलें देश की भौगोलिक सीमाओं की रक्षा करती हैं, उसी तरह ऐसे संवाद देश की वैचारिक और सांस्कृतिक विरासत की रक्षा करते हैं। क्या खूब कहा, बिल्कुल यही बात है। और इतिहास से सबक लेकर ही भविष्य को बेहतर बनाया जाता है। ये बात सिर्फ संस्कृति पर ही नहीं बल्कि अर्थव्यवस्था पर भी लागू होती है। मुझे लगता है सूरत में आज जो एक्सपो शुरू हुआ है वो इसी भविष्य की तैयारी का एक बड़ा मंच है। एकदम। सूरत के इंटरनेशनल एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर में एनर्जी एंड पावर एक्सपो 2026 का आगाज हुआ है और इसकी थीम भी बहुत दिलचस्प है, पावरिंग द फ्यूचर टुडे, यानी भविष्य को ऊर्जा देना आज। अच्छा। इसका उद्घाटन बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने किया। और सूरत की बात करें तो ये शहर हमेशा से ही मतलब व्यापार और इनोवेशन का केंद्र रहा है। तो ये कोई हैरानी की बात नहीं है कि देश का इतना बड़ा एनर्जी एक्सपो वहां हो रहा है। यहाँ ग्रीन एनर्जी और स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पर खास जोर है। बिल्कुल। ये एक्सपो 2 बड़ी राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को एक साथ लाता है। एक, हरित ऊर्जा यानी ग्रीन एनर्जी की तरफ भारत का बढ़ता झुकाव। हम सब देख रहे हैं कि सोलर और विंड एनर्जी पर कितना काम हो रहा है। हाँ, काफी तेजी से। और दूसरा, आत्मनिर्भर भारत का संकल्प। यहाँ उद्योग और सरकार एक साथ आते हैं। कंपनियां अपनी नई तकनीक और इनोवेशन दिखाती हैं और सरकार अपनी नीतियां और समर्थन का भरोसा देती है, ताकि मिलकर देश की ऊर्जा जरूरतों को सस्टेनेबली मतलब टिकाऊ तरीके से पूरा किया जा सके। और अर्थव्यवस्था की बात चली रही है तो आज भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई की तरफ से भी एक बड़ी खबर आई। उन्होंने अपनी प्रमुख पॉलिसी रेट रेपो रेट को 5.25% पर स्थिर रखा है। जी, और ये फैसला भी भविष्य की अर्थव्यवस्था को स्थिर रखने की एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। लेकिन कई लोग कह रहे हैं कि त्योहारों का मौसम आने वाला है और इस समय रेपो रेट में थोड़ी कटौती से लोगों की जेब में ज्यादा पैसा आता, जिससे बाजार में रौनक बढ़ती। क्या आरबीआई ने एक मौका गवा दिया? ये एक बहुत ही अहम बहस है। देखिए, आरबीआई को एक बहुत ही महीन संतुलन साधना होता है, जैसे कोई रस्सी पर चल रहा हो। एक तरफ है विकास की गति को बढ़ाना, जिसके लिए लोन सस्ते करना जरूरी है, लेकिन दूसरी तरफ है महंगाई को काबू में रखना। सही बात है। अगर बाजार में बहुत ज्यादा पैसा आ जाए तो चीजें महंगी होने लगती हैं, जिसका असर आम आदमी पर पड़ता है। तो रेपो रेट को स्थिर रखकर आरबीआई ने ये संकेत दिया है कि फिलहाल पहली प्राथमिकता अर्थव्यवस्था में स्थिरता बनाए रखना है। वो कोई बड़ा बदलाव करके उथल पुथल नहीं चाहते। और क्या उन्होंने इसका कोई कारण बताया है? हाँ, उन्होंने एक वजह बताई है, बेहतर बाहरी दृष्टिकोण। बेहतर बाहरी दृष्टिकोण। हाँ, इसका सीधा सा मतलब है कि दुनिया भर में जो आर्थिक माहौल है वो अब थोड़ा सुधर रहा है और हाल में भारत ने जो कुछ व्यापार समझौते किए हैं उनसे भी आगे चलकर फायदा मिलने की उम्मीद है। तो आरबीआई शायद सोच रहा है कि जब बाहरी हालात सुधर रहे हैं तो हमें अंदरूनी तौर पर अभी कोई छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। मतलब
लेट्स वेट एंड वॉच वाली स्थिति है। बिल्कुल। समझ गया। तो ये आर्थिक मोर्चे पर एक लंबी और सदी हुई चाल है। चलिए, अर्थव्यवस्था के इस लॉन्ग गेम से अब एक ऐसे क्षेत्र की ओर बढ़ते हैं जहां भविष्य के लिए प्रतिभाओं को तैयार किया जा रहा है, और वो है खेल। जी, आज से महिला सीनियर वनडे ट्रॉफी 2025-26 की शुरुआत हुई है। ये बीसीसीआई द्वारा आयोजित होने वाला एक बहुत ही प्रतिष्ठित घरेलू टूर्नामेंट है और ये इसका 20वां संस्करण है। इसमें कुल 37 टीमें हिस्सा ले रही हैं। ये संख्या अपने आप में काफी बड़ी है। और यही इस टूर्नामेंट की खूबसूरती है। ये सिर्फ एक ट्रॉफी जीतने की प्रतियोगिता नहीं है, ये भारत में महिला क्रिकेट के पूरे इकोसिस्टम की जान है। सोचिए, देश के कोने कोने से हजारों युवा महिला क्रिकेटर इस मंच पर अपना हुनर दिखाने आती हैं। यहीं से भविष्य की हरमनप्रीत कौर और स्मृति मंधाना निकल कर आती हैं। बिल्कुल। ये टूर्नामेंट जमीनी स्तर पर महिला क्रिकेट को मजबूत करता है, नई प्रतिभाओं को राष्ट्रीय चयनकर्ताओं की नजरों में लाता है और हजारों लड़कियों को यह सपना देखने का हौसला देता है कि वे भी भारत के लिए खेल सकती हैं। बिल्कुल। तो आज का दिन वाकई एक्शन से भरपूर था। अगर हम आज की सभी बातों को एक साथ पिरोएं तो एक तरफ ओडिशा के तट पर अग्नि 3 की गर्जना सुनाई दी, जो हमारी बाहरी सुरक्षा का आश्वासन है, और दूसरी तरफ हैदराबाद में इतिहास की शांत और गहरी आवाजें गूंजी, जो हमारी सांस्कृतिक पहचान को मजबूत करती हैं। और सूरत में भविष्य को रोशन करने वाली ऊर्जा पर मंथन हुआ, जबकि मुंबई में आरबीआई ने अर्थव्यवस्था के जहाज को स्थिर रखने का फैसला किया। सही। और इन सबके बीच देश भर के मैदानों पर महिला क्रिकेटरों ने एक नई पारी की शुरुआत की। चलिए, तो एक बार जल्दी से आज के मुख्य बिंदु दोहरा लेते हैं। 6 फरवरी 2026 को किस इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण हुआ? अग्नि 3। एनर्जी पावर एक्सपो 2026 किस शहर में शुरू हुआ? सूरत में। हैदराबाद में कौन सा ऐतिहासिक उत्सव शुरू हुआ है? स्ट्री लिटरेचर फेस्टिवल। आरबीआई ने रेपो रेट कितना रखा है? 5.25% पर अपरिवर्तित। और आज कौन सा बड़ा घरेलू महिला क्रिकेट टूर्नामेंट शुरू हुआ? महिला सीनियर वनडे ट्रॉफी। आज की इन सभी घटनाओं को एक साथ देखने पर एक बहुत ही दिलचस्प सवाल दिमाग में आता है। क्या? हमने देखा कि रक्षा में शक्ति प्रदर्शन हो रहा है, संस्कृति में संवाद हो रहा है, अर्थव्यवस्था में स्थिरता पर जोर है और खेल में प्रतिभा का विकास हो रहा है। हर क्षेत्र अपने अपने तरीके से देश को मजबूत कर रहा है। हाँ। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या ये सभी प्रयास अलग अलग दिशाओं में हो रहे हैं, या इन्हें जोड़कर कोई एक बड़ी एकीकृत राष्ट्रीय दृष्टि बनाई जा सकती है? क्या तकनीक, इतिहास, ऊर्जा और खेल, ये चारों इंजन एक साथ एक ही दिशा में देश को आगे खींच सकते हैं? और अगर हाँ, तो उस एकीकृत भारत की तस्वीर कैसी होगी? 7 फरवरी 2026 की तारीख है और आज हम दिन की कुछ सबसे बड़ी खबरों की परतें खोलेंगे, खास तौर पर इस नजरिए से कि प्रतियोगी परीक्षाओं में यहाँ से क्या सवाल बन सकते हैं। आज का मेन्यू काफी दिलचस्प है। क्रिकेट के मैदान की गर्माहट से लेकर अदालतों के गंभीर माहौल तक और भी बहुत कुछ है। बिल्कुल। हमारा मकसद सिर्फ हेडलाइंस पढ़ना नहीं है, हम उन खबरों के पीछे छिपे क्यों और तो क्या को समझने की कोशिश करेंगे। सही बात है। आज की हमारी इस पड़ताल का मिशन है कि दिन खत्म होने तक आज की हर जरूरी खबर से जुड़े वो सारे फैक्ट्स और कॉन्सेप्ट साफ हो जाएं जो किसी भी सरकारी एग्जाम में सामने आ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे बड़ी खबर जो सीधे क्रिकेट के मैदान से आ रही है, आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 का बिगुल बज चुका है। आज से ही इसकी शुरुआत हुई है। और शुरुआत होते ही एग्जाम के लिए जरूरी सवाल भी बनने शुरू हो गए हैं। अच्छा। सबसे पहला और बेसिक सवाल, मेजबान देश कौन है? तो याद रखिए, इस बार ये टूर्नामेंट 2 देश मिलकर होस्ट कर रहे हैं। 2 देश? जी, भारत और श्रीलंका। ये जॉइंट होस्टिंग वाला पॉइंट इसे थोड़ा अलग बनाता है। और ये कोई छोटा मोटा टूर्नामेंट नहीं है, कुल 20 टीमें हिस्सा ले रही हैं। हाँ, और 55 मैच खेले जाएंगे, मतलब एक्शन भरपूर रहने वाला है। और आज पहले ही दिन भारत का मैच भी था। हाँ, और यहीं से दूसरा सवाल बनता है, भारत का पहला मैच किसके खिलाफ था? कई बार हम सिर्फ बड़े मैचों पर ध्यान देते हैं, लेकिन शुरुआती मैच भी पूछ लिए जाते हैं। सही कहा। तो किसके साथ था? तो जवाब है यूनाइटेड स्टेट्स। भारत ने ये मैच 29 रनों से जीता।
यूनाइटेड स्टेट्स की टीम T20 वर्ल्ड कप में, ये सुनने में थोड़ा नया लगता है। बहुत अच्छा पॉइंट है। एग्जाम के नजरिए से देखें तो ये क्रिकेट के विस्तार से जुड़ा सवाल बन सकता है। यूएसए का क्वालिफाई करना दिखाता है कि आईसीसी एसोसिएट देशों में खेल को बढ़ावा दे रहा है। ये सिर्फ एक मैच नहीं बल्कि एक ट्रेंड है। अच्छा। वैसे आज के मैच में सूर्य कुमार यादव का प्रदर्शन काफी शानदार रहा। उनका नाम भी याद रखना चाहिए। हाँ, मैन ऑफ द मैच जैसे सवाल भी आ जाते हैं, बिल्कुल। खासकर जब भारत का मैच हो। तो मतलब सिर्फ स्कोर कार्ड नहीं बल्कि टूर्नामेंट का फॉर्मेट, मेजबान देश और उभरती हुई टीमें, इन सब पर भी नजर रखनी होगी। एकदम ठीक है। अब क्रिकेट की दुनिया से बाहर निकलते हैं और एक बिल्कुल अलग लेकिन उतना ही महत्वपूर्ण क्षेत्र की बात करते हैं। आज भोपाल में एक बड़ी हलचल थी। जी, भोपाल की नेशनल जुडिशियल एकेडमी में आज से हाई कोर्ट के चीफ जस्टिसों का 2 दिन का सम्मेलन शुरू हुआ। अच्छा। और इसका उद्घाटन किया भारत के चीफ जस्टिस सूर्यकांत जी ने। अब यहाँ 3 सीधे सीधे फैक्ट्स हैं। इवेंट क्या है? चीफ जस्टिसों का सम्मेलन। कहाँ हो रहा है? नेशनल जुडिशियल एकेडमी, भोपाल। और उद्घाटन किसने किया? सीजेआई सूर्यकांत। ये तीनों किसी भी वनडे एग्जाम के लिए परफेक्ट सवाल हैं। मैंने इस कॉन्फ्रेंस की थीम के बारे में पढ़ा। इसमें लिखा था सभी हाई कोर्ट्स में एक जैसी न्यायिक नीतियां लागू करना, न्यायपालिका को डिजिटल बनाना और न्याय की पहुंच को आसान बनाना। जी, ये सुनने में तो बहुत अच्छे शब्द हैं, लेकिन इनका जमीनी मतलब क्या है? क्या हमारे हाई कोर्ट्स में अभी एक जैसी नीतियां नहीं हैं? यही इस चर्चा का सबसे दिलचस्प हिस्सा है। देखिए, भारत में हर हाई कोर्ट अपने प्रशासनिक नियमों को लेकर काफी हद तक आजाद है। एक मिनट, तो मतलब दिल्ली और मुंबई हाई कोर्ट में नियम अलग अलग हो सकते हैं? हाँ, बिल्कुल। इससे होता यह है कि दिल्ली हाई कोर्ट में केस फाइल करने का तरीका कलकत्ता हाई कोर्ट से अलग हो सकता है। ओहो। एक जगह कोई प्रक्रिया ऑनलाइन है तो दूसरी जगह अभी भी कागजों पर चल रही है। संजी। तो एक जैसी नीतियां या यूनिफॉर्म जुडिशियल पॉलिसीज का मकसद इसी अंतर को खत्म करना है, ताकि पूरे देश में एक स्टैंडर्ड तरीका हो। लेकिन क्या इसका कोई दूसरा पहलू भी है? मतलब क्या इससे हाई कोर्ट्स की अपनी स्वायत्ता या ऑटोनॉमी पर कोई असर पड़ सकता है? आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। यही इस सुधार के सामने सबसे बड़ी वैचारिक चुनौती है। एक तरफ मानकीकरण से दक्षता बढ़ती है, केसों का बैकलॉग कम हो सकता है, लेकिन दूसरी तरफ कुछ कानून के जानकार चिंता जताते हैं कि इससे न्यायपालिका का जरूरत से ज्यादा केंद्रीकरण हो सकता है। अच्छा। तो यहाँ दक्षता और स्वायत्ता के बीच एक संतुलन बनाने की कोशिश हो रही है। और डिजिटलीकरण का क्या? वो तो सीधा सीधा फायदेमंद ही होगा। ऊपरी तौर पर तो हाँ, ई फाइलिंग, वर्चुअल सुनवाई, ये सब पारदर्शिता और स्पीड बढ़ाते हैं। पर इसके भी अपने चैलेंज हैं। जैसे, क्या हमारे देश के हर कोने में वकीलों और आम लोगों के पास एक जैसी डिजिटल साक्षरता और इंटरनेट की सुविधा है? ये भी एक बड़ा सवाल है। और दूसरा, डेटा सिक्योरिटी का सवाल। अदालतों का डेटा बहुत संवेदनशील होता है। सही बात है। तो ये सिर्फ टेक्नोलॉजी लाने की बात नहीं है, बल्कि उसके लिए पूरा इकोसिस्टम तैयार करने की बात है। समझ गई। मतलब ये सिर्फ एक खबर नहीं, बल्कि न्यायिक सुधार नाम के पूरे चैप्टर का एक प्रैक्टिकल उदाहरण है। बिल्कुल। चलिए, अब अदालतों से निकलकर सड़कों पर आते हैं, जहां आज एक और बड़ी कहानी चल रही थी। ओला और उबर जैसी ऐप आधारित टैक्सी सेवाओं के ड्राइवरों ने देशव्यापी हड़ताल की। हाँ, और ये हड़ताल हमें सीधे गिग इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट पर ले आती है। ये शब्द आजकल खबरों में और एग्जाम के सिलेबस में दोनों जगह बहुत छाया हुआ है। इन ड्राइवरों की मांगे क्या थी? बेहतर कमाई, बढ़ते खर्चों से राहत और सामाजिक सुरक्षा। हाँ, हम में से कई लोग इन सर्विसेज का रोज इस्तेमाल करते हैं। हमें तो बस ऐप पर एक बटन दबाना होता है और गाड़ी आ जाती है। बिल्कुल। लेकिन उस ड्राइवर के लिए इसका मतलब क्या है, ये हम शायद ही सोचते हैं। और एग्जामिनर भी यही चाहता है कि आप इस सुविधा के पीछे के आर्थिक और सामाजिक मॉडल को समझें। अच्छा। ये ड्राइवर्स तकनीकी रूप से कंपनी के कर्मचारी नहीं हैं, उन्हें पार्टनर कहा जाता है। हाँ, पार्टनर। इसका मतलब है कि उन्हें वो फायदे नहीं मिलते जो एक पारंपरिक कर्मचारी को मिलते हैं, जैसे कि प्रोविडेंट फंड या हेल्थ इंश्योरेंस। तो ये हड़ताल असल में इस पार्टनर वाले मॉडल के खिलाफ है ना? वो एक तरह से कर्मचारी वाले अधिकार मांग रहे हैं। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, ये एक बहुत बड़ी बहस है जो सिर्फ भारत में नहीं, पूरी दुनिया में चल रही है। क्या एक व्यक्ति जो एक ही कंपनी के लिए दिन में 10-12 घंटे काम कर रहा है, उसे सिर्फ इसलिए कर्मचारी नहीं माना जाना चाहिए क्योंकि वो एक ऐप के जरिए काम करता है? ये तो सोचने वाली बात है। सरकार ने हाल ही में श्रम सुधारों के तहत गिग वर्कर को परिभाषित तो किया है, लेकिन उनके अधिकारों को लेकर अभी भी बहुत अस्पष्टता है। ये हड़ताल उसी अस्पष्टता की तरफ ध्यान खींच रही है। मतलब ये मुद्दा श्रम कानून, टेक्नोलॉजी और सामाजिक सुरक्षा, इन तीनों के चौराहे पे खड़ा है।
काफी जटिल जी। है। इस तनाव भरे माहौल से निकलकर अब एक रंगीन खबर की तरफ चलते हैं। कर्नाटक के हुब्बल्ली शहर में आज से अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव शुरू हुआ। हाँ, ये 2 दिन का इवेंट है। अब पहली नजर में ये एक सामान्य त्योहार की खबर लग सकती है, लेकिन यहाँ एग्जाम के लिहाज से कुछ खास बातें हैं। पहली, ये कोई स्थानीय मेला नहीं है। इसका आयोजन एक केंद्रीय मंत्रालय की पहल पर हो रहा है। अच्छा, तो ये राष्ट्रीय स्तर का हो गया। बिल्कुल। और दूसरा, इसमें सिर्फ भारतीय ही नहीं बल्कि विदेशों से भी पतंगबाज हिस्सा ले रहे हैं, जो इसे अंतर्राष्ट्रीय बनाता है। लेकिन जब हम पतंग महोत्सव की बात करते हैं तो दिमाग में सबसे पहले गुजरात का अहमदाबाद आता है। तो फिर हुब्बल्ली का ये महोत्सव एग्जाम के लिए इतना जरूरी क्यों है? बहुत वाजिब सवाल है, और यही वो स्मार्ट तरीका है जिससे एग्जामिनर आपको कंफ्यूज कर सकता है। हाँ, ये हो सकता है। सब अहमदाबाद याद करके जाएंगे और सवाल हुब्बल्ली पर आ जाएगा। इसका महत्व इसलिए है क्योंकि ये सरकार की उस नीति का हिस्सा है जिसके तहत बड़े सांस्कृतिक आयोजनों को सिर्फ पारंपरिक केंद्रों तक सीमित न रखकर देश के दूसरे शहरों में भी ले जाया जा रहा है। मतलब संस्कृति का विकेंद्रीकरण। एक तरह से, हाँ। इससे उन शहरों को भी पर्यटन और पहचान का फायदा मिलता है। स्टैटिक जीके के लिए ये एक नया और मजबूत फैक्ट है। अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2026, हुब्बल्ली, कर्नाटक। और इसमें सिर्फ पतंगबाजी नहीं, पारंपरिक खेल और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हो रहे हैं। मतलब ये भारत की सॉफ्ट पावर को प्रोजेक्ट करने का एक तरीका है। बिल्कुल सही शब्द इस्तेमाल किया आपने, सॉफ्ट पावर। जब कोई देश अपनी संस्कृति, अपने त्योहारों के जरिए दुनिया में अपनी एक सकारात्मक छवि बनाता है तो उसे सॉफ्ट पावर कहते हैं। ठीक है, तो आसमान में उड़ती पतंगों के बाद अब जरा धरती के नीचे की हलचल पर नजर डालते हैं। आज की आखिरी खबर विज्ञान और भूगोल से जुड़ी है। रिपोर्ट के मुताबिक 7 फरवरी को दुनिया भर में भूकंपीय गतिविधि यानी साइस्मिक एक्टिविटी काफी कम रही। अब ये तो एक तरह की नॉन न्यूज हुई, मतलब कोई खबर ना होना भी एक खबर है। इसमें हमारे लिए क्या है? ये एक बेहतरीन सवाल है। कभी कभी सबसे ज्यादा सीखने को नॉन न्यूज में ही मिलता है। अच्छा, कैसे? खबर यह है कि कुल 537 भूकंप दर्ज हुए, लेकिन उनमें से ज्यादातर मामूली झटके थे। कोई बड़ी तबाही नहीं हुई। ठीक है। अब इससे कोई सीधा करंट अफेयर्स का सवाल नहीं बनेगा, लेकिन यह हमें एक मौका देता है एक बहुत ही बेसिक और जरूरी साइंटिफिक कॉन्सेप्ट को समझने का। और वो क्या है? वो है भूकंप की मैग्नीट्यूड और इंटेंसिटी के बीच का फर्क। ओके। जब हम सुनते हैं कि रिक्टर स्केल पर 4.0 का भूकंप आया, तो वो उसकी मैग्नीट्यूड यानी परिमाण है। इसका मतलब है कि भूकंप के केंद्र पर कितनी ऊर्जा निकली। और इंटेंसिटी यानी तीव्रता। इसका मतलब है कि किसी खास जगह पर उस भूकंप का कितना असर महसूस किया गया। इसे मर्केली स्केल पर मापा जाता है। ओह, तो ये दोनों अलग-अलग स्केल हैं? बिल्कुल, एक ही भूकंप की मैग्नीट्यूड तो एक ही होगी, लेकिन उसकी इंटेंसिटी अलग-अलग जगहों पर अलग-अलग हो सकती है। जो जगह केंद्र के पास है वहां इंटेंसिटी ज्यादा होगी और जो दूर है वहां कम। समझ गए। एसएससी जैसे एग्जाम्स में अक्सर ये सवाल पूछकर फंसाया जाता है कि भूकंप की तीव्रता किस स्केल पर मापते हैं, और कई लोग जल्दबाजी में रिक्टर स्केल लिख देते हैं, जबकि सही जवाब मर्केली स्केल होगा। एकदम सही। तो इस नॉन न्यूज ने हमें ये जरूरी फर्क साफ करने का मौका दे दिया। वाह, मतलब खबर ना होने में भी खबर छिपी थी। चलिए, तो अब इन सब खबरों को एक साथ जोड़कर देखते हैं, एक तेज रिवीजन करते हैं। जरूर, मैं तैयार हूँ। T20 वर्ल्ड कप के मेजबान देश भारत और श्रीलंका। भोपाल में जजों के सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने। 7 फरवरी को किन कर्मचारियों ने देशव्यापी हड़ताल की? ऐप आधारित टैक्सी और गिग ड्राइवर्स ने। अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2026 किस शहर में हुआ? हुब्बल्ली, कर्नाटक में। और भारत ने T20 वर्ल्ड कप के अपने पहले मैच में किस टीम को हराया? यूनाइटेड स्टेट्स को। बहुत बढ़िया। तो आज हमने खेल से लेकर कानून और अर्थव्यवस्था से लेकर संस्कृति तक हर खबर की गहराई में जाकर उसके एग्जाम कनेक्शन को समझा। बिल्कुल। और जाने से पहले मैं सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़कर जाना चाहूंगा। जी, बताइए। आज हमने गिग वर्कर्स की हड़ताल पर बात की। जरा सोचिए, जिस रफ्तार से ऑटोमेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बढ़ रहे हैं, भविष्य में कई और तरह के डिजिटल काम सामने आएंगे। ये तो है। क्या हमारे मौजूदा कानून भविष्य की इन चुनौतियों के लिए तैयार हैं? और एक नागरिक के तौर पर सुविधा और श्रमिकों के अधिकारों के बीच हम संतुलन कैसे बना सकते हैं? ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। इसी विचार के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद। रात भर पढ़ रहे हो, फिर भी सिलेबस खत्म ही नहीं हो रहा। मेहनत बहुत है,
लेकिन रिजल्ट नहीं। कभी यूट्यूब, कभी रील्स, कभी इधर उधर के नोट्स और पूरा दिन बर्बाद। अब मिलेगी पूरी तैयारी सिर्फ एक ऐप पे। पीडीएफ नोट्स, माइंड मैप्स, शॉर्ट ट्रिक्स, सब कुछ रेडी। अब पढ़ाई नहीं, एआई के साथ स्मार्ट लर्निंग। डेली मॉक टेस्ट, असली एग्जाम जैसी प्रैक्टिस। जब तैयारी सही दिशा में होती है तो सिलेक्शन पक्का होता है। एसएससी गुरु टॉक्स ऐप डाउनलोड करो और अपनी सिलेक्शन फिक्स करो अभी।